नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बिहार के बाद यूपी से लेकर बंगाल तक जिस तेजी के साथ एसआईआर का काम चल रहा है, उसी तेजी के साथ इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन इसी बीच कई बीएलओ की मौत की खबर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूपी की बात करें तो देवरिया, गोंडा और बरेली में बीएलओ की मौत हुई है, जिसका कारण वर्क प्रेशर कहा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच भी चल रही है और एसआईआर पर सियासी संग्राम भी हो रहा है। यूपी में एसआईआर पर सियासी घमासान के बीच कई जगहों पर बीएलओ की मौत की खबर भी आ रही है। देवरिया के मठिया माझा की एक महिला बीएलओ रंजू देवी की मौत हो गई। उस दिन मैसेज आया कि 6 बजे से मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग हुआ तो उसमें ये हुआ कि 50 फार्म आपको ऑनलाइन करना है, तो 50 फार्म नहीं तो तहसील पर आना है। वही बात सोच करके घबराहट उनको शुरू हो गया, सोचने लगी। अब उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ते गया। गोंडा में भी एक बीएलओ विपिन यादव की मौत हुई है। आरोप है कि ज्यादा प्रेशर होने के चलते उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। सुसाइड से पहले उन्होंने वीडियो बनाकर इसका जिक्र भी किया था। दबाव कारण, किसके दबाव के कारण? वीडियो लेखपाल। बरेली में बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की ड्यूटी के दौरान अचानक से हालत बिगड़ गई। परिजन जब तक अस्पताल लेकर पहुँचे वो दम तोड़ चुके थे। प्राथमिक विद्यालय परदोली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई उनकी। बीएलओ की मौत की इन तमाम खबरों के बीच चुनाव आयोग तेजी से एसआईआर पर काम कर रहा है। नोएडा में एसआईआर में लगे कर्मचारी अब बिना अनुमति छुट्टी नहीं ले सकेंगे। साथ ही बेहतरीन काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। 7 फरवरी को फाइनल रिपोर्ट जो है यानी मतदाता सूची उसको प्रेषित किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें, जो समस्त अधिकारी और कर्मचारी हैं वो छुट्टियों पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही अगर सार्वजनिक अवकाश है तो उस दौरान भी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारी से उन्हें अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर एसआईआर पर सियासत भी तेज हो गई है। लखनऊ में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। देखिए, वो गोंडा के बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। कल यहाँ पे रहीमाबाद की बीएलओ जो है वो बेहोश हो गई। तो इस तरीके से इन लोगों के ऊपर वर्कलोड, इतना प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके ऊपर प्रेशर बनाए हैं कि हमारे लोगों का जल्दी आप वोट जोड़ो। एसआईआर पर विपक्ष के लगातार हमलावर होने पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि विपक्ष संभावित हार को देखकर ये सब कह रहा है। एसआईआर से घुसपैठिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा मेरा नाम कट गया है। कुल मिलाकर बिहार के बाद अब यूपी से बंगाल तक एसआईआर पर संग्राम मचा हुआ है। लेकिन बीएलओ की हो रही लगातार मौत आयोग की चिंता भी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा के नए बुलेटिन जारी होने के बाद एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक सांसदों से थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे शब्द बोलने के लिए मना किया गया है। इसके बाद ममता बनर्जी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह हमारे देश का नारा है, जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। देश में एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन से भी अब बवाल मचा है। राज्यसभा के नए बुलेटिन की माने तो इसके मुताबिक सांसदों से थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द बोलने के लिए मना किया गया है। इस फैसले पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। राज्यसभा ने अपनी कार्यवाही में सांसदों द्वारा बोले जाने वाले कई शब्दों से परहेज करने को कहा है।
राज्यसभा के जारी बुलेटिन में साफ तौर पर कहा गया है कि सांसदों को थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे विशेषण के साथ अपने भाषण खत्म करने से परहेज करना चाहिए। बुलेटिन में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों में परंपरा इस तरह के स्लोगन की इजाजत नहीं देती। वंदे मातरम होना चाहिए। वंदे मातरम तो आज़ादी दिलाने वालों का एक बहुत प्रिय गीत था और आज़ादी के बाद जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है और हम हर पूरी सम्मान के साथ इसको विधानसभा में भी हो रहे हैं और हमें अभी माननीय योगी जी ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा। दरअसल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में वंदे मातरम लिखा था, जिसे 1950 में आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया गया। ये गीत पहली बार 1882 में बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में आया। अब राज्यसभा के जारी बुलेटिन के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बीजेपी ने 14 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया। इससे पहले पार्टी ने 16 मार्च को 70 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया था। प्रदेश में बीजेपी के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं। इस लिहाज से अभी 14 की घोषणा होना बाकी है। माना जा रहा है सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। देखिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बीजेपी ने किस तरह सोशल इंजीनियरिंग सेट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले 14 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें से 5 को दोबारा मौका दिया गया है। बहुत लंबी कवायद के बाद घोषित किए गए इन जिलाध्यक्षों में पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने का भी पूरा प्रयास किया है। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा तरजीह देते हुए 7 जिलाध्यक्ष इसी वर्ग से बनाए, जबकि सामान्य वर्ग के 6 और अनुसूचित वर्ग से 1 जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिले के सभी शीर्ष नेताओं को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जो भी चुनाव है, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे वो शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी हों, चाहे विधानसभा के हों, हमारा पूरा प्रयास होगा सभी चुनाव में हमारी पार्टी की विजय हो। इससे पहले बीजेपी ने 16 मार्च को 70 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया था। प्रदेश में बीजेपी के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं। इस लिहाज से अभी 14 की घोषणा होना बाकी है। माना जा रहा है कि सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। साफ दिखती है कि जो जातिगत समीकरण है उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और ऐसी जातियों को सामने लाया जा रहा है जो अभी तक सामने नहीं थी। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में और अन्य कई राज्यों में इस तरह के नए समीकरण सामने आएंगे, क्योंकि ये बीजेपी द्वारा हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव जीतने की वजह से उपजे हुए संकेत हैं, जिन्हें बीजेपी गंभीरता से ले रही है। अभी तक घोषित किए गए जिलाध्यक्षों में जातिगत गुणागणित देखें तो 84 में से सामान्य वर्ग से 45, पिछड़ा वर्ग से 32 और अनुसूचित वर्ग से 7 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची में ब्रिज क्षेत्र में अलीगढ़ जिला और महानगर के अलावा फिरोजाबाद जिले में पुराने चेहरे को भी फिर मौका दिया गया है। अब तक 8 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की कोशिश ये है कि अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, ताकि 2022 की तर्ज पर एक बार फिर 2027 में ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। नोएडा पहुंचे सीएम योगी। उन्होंने नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को देखा। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सीएम योगी गए और कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों के साथ एक मीटिंग की। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा होगा, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो अंतिम चरण में है। तो नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, वहां के काम को उन्होंने देखा। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर
दोनों जगह कामकाज का उन्होंने जायजा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनके तैयार है, अंतिम दौर में इसका काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसके उद्घाटन की तारीख भी आ सकती है। उसके बाद सीएम योगी ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की। भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति एवं मंदिर स्थापना समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। प्रसन्न सागर महाराज ने सीएम योगी को लौंग की माला पहनाई, कमंडल उपहार स्वरूप दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की परंपरा भारत के ऋषियों संतों मुनियों की महागाथा है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और वहां भव्य भगवा ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के लिए हर शख्स श्रद्धाभाव रखता है। काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहराइच में इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी। नगीन ट्रेडर्स पर इनकम टैक्स की छापेमारी। नागिन ट्रेडर्स के मालिक पर हवाला का पैसा खपाने के आरोप। वाराणसी में बीएचयू के कुलपति के आवास के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। बीपी एड और एमपी एड के छात्रों के सर्टिफिकेट, नवोदय विद्यालय समेत अन्य भर्तियों में मान्य न होने पर छात्रों का गुस्सा फूटा। मथुरा के गोवर्धन इलाके में कबाड़ा बीनने वाले एक शख्स ने घर के आगे खेल रहे 3 बच्चों पर चाकू से हमला किया, अपहरण की कोशिश की। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सूझबूझ से बड़ी वारदात टल गई। मिर्जापुर के एक खदान में पोकलिन मशीन के नीचे दबकर खदान के मुंशी की मौत। गांव वालों ने शव लेकर भाग रहे लोगों को पकड़ा। अहरौरा क्षेत्र कंचनपुर खनन क्षेत्र की घटना। संभल में प्राचीन कुएं की खुदाई को लेकर डीएम का बयान। कहा, रामचरण रस्तोगी के परिजनों के आवेदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में सड़क की बदहाली देखकर विधायक मुक्ता संजीव राजा ने अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। जेई को फटकार लगाने का वीडियो सामने आया है, जहां खैर रोड की बदहाली देखकर काफी नाराजगी जताई और बीच सड़क पर ही फटकार लगा दी। खैर रोड पर जारी सड़क निर्माण में लगातार देरी और रास्ते की बदहाली से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान जब विधायक वहां से गुजर रही थी, तभी वो रास्ते में उतरी और जेई को बुलाकर फटकार लगाई। महोबा में यात्रियों से भरा ऑटो रिक्शा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। ऑटो ड्राइवर पर नशे में धुत होने का आरोप है। घायलों में 4 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे किराड़ी के पास हादसा हुआ है। वहीं झांसी में एक तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।
हादसे में मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ में एनसीआर मेडिकल कॉलेज पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने लैपटॉप और हार्ड डिस्क कब्जे में लिए। ईडी की कई टीम्स छानबीन में जुटी। कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर। एमबीबीएस की फर्जी सीटों को लेकर विवाद सामने आया है। एनसीआर मेडिकल कॉलेज, मनी लॉन्ड्रिंग, करोड़ों की रिश्वत देने का आरोप। कॉलेज के डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल के परिवार का है एनसीआर मेडिकल कॉलेज। मेरठ के एनसीआर मेडिकल कॉलेज में ईडी की टीम ने छापा मारा है। अंदर ईडी की टीम है, केंद्रीय सुरक्षा बल की भी एक टीम इनके साथ गई है और साथ ही यहाँ का स्थानीय पुलिस अमला भी अंदर मौजूद है। अंदर से सूचना ये आ रही है कि कंप्यूटर, लैपटॉप और कई ऐसे दस्तावेज ईडी ने अपने कब्जे में ली हैं जो एनसीआर मेडिकल कॉलेज के घोटालों की पोल खोल सकते हैं। आपको बता दें कि सरोजनी अग्रवाल जो कि एमएलसी रही हैं, उनके ही परिवार का ये मेडिकल कॉलेज है और इस मेडिकल कॉलेज में पहले भी रेड हुई थी। जो डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल, जो सरोजनी अग्रवाल की बेटी हैं, उनके खिलाफ गाजियाबाद में मुकदमा भी दर्ज किया गया था और इस दर्ज मुकदमे की पैरवी अब सीबीआई कर रही थी। सीबीआई की सिफारिश पर मेडिकल कॉलेज की सीटें भी रद्द की गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट से राहत मिली और सीटें बहाल कर दी गई। लेकिन अभी भी ईडी की रेड अंदर चल रही है और इसी रेड में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सूचना ये भी आ रही है कि ईडी ने कई अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा है, जिससे एस मेडिकल कॉलेज की पोल खुलने की उम्मीदें हैं। देश भर में मेडिकल कॉलेज में धांधली का एक नेक्सस है, जिसका खुलासा ईडी ने किया था और उस मामले में तमाम मेडिकल कॉलेज संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज की थी। उसी में शिवानी अग्रवाल का भी नाम है और अब एक बार फिर ईडी की रेड पड़ी है। कई डॉक्यूमेंट ईडी ने अपने कब्जे में लिए हैं। पिछले कई घंटों से रेड जारी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। अगर ये जांच मुकाम तक पहुंची तो कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में धांधली कर रहे हैं। संभल में एक और पुलिस चौकी बनाई गई। देबरा भूरा में ये पुलिस चौकी शुरू हुई। डीएम और एसपी ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें, पिछले साल हुई हिंसा के बाद अब तक यहां पर 2 नए थाने, 37 पुलिस चौकी, 5 आउटपोस्ट खुले हैं। अभी एक थाना और 5 आउटपोस्ट बनने की तैयारी है। आपको बता दें, 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 20 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में इस तरीके की हिंसा कहीं और ना भड़के और पूर्व में जितने भी हिंसाग्रस्त क्षेत्र, यहाँ पे विवादग्रस्त क्षेत्र, यहाँ पे जहाँ पुलिस की प्रेजेंस कम रही, उन सभी जगहों को पुलिस की प्रेजेंस से परमानेंटली कवर करने के उद्देश्य से 37 चौकियाँ और 5 आउटपोस्ट जनपद के अंदर बनाने का निर्णय लिया गया था। उनमें से एक रजपुरा क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे सुनसान सड़क पे कई बार डेड बॉडी फेंक के चले जाने के कई वाकये प्रकाश में आए थे, उस जगह पे देवरा भूरा नाम की जगह पे पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस क्षेत्र के कई गांवों में ये पुलिस की और प्रशासन की और जन सुविधा को और सुलभ बनाने के उद्देश्य से यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मिर्जापुर में श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जॉइंट ऑपरेशन में 27 नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया गया। सभी बच्चों की उम्र 8 से 16 साल के बीच है और इस दौरान टीम की जांच में खुलासा हुआ कि बच्चों को बिहार के अररिया से लाया गया और मिर्जापुर में कालीन के काम में जबरदस्ती लगाया गया। बंधक बनाकर उनसे मजदूरी कराई जा रही थी। फिलहाल सभी बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। दूधनाथ तिराहा के पास, सगरा के पास एक कालीन फैक्ट्री थी जिसमें कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा था। वहाँ ताला बंद करके बच्चों से 27 बच्चों से काम कराया जाता पाया गया। उन बच्चों को रेस्क्यू करके CWC के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। के अनुसार फिर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या है, क्या कहाँ के बच्चे हैं और कब? ये अररिया बिहार के रहने वाले सभी बच्चे हैं और वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा, लोकल व्यक्ति द्वारा ये यहाँ पर लाए गए थे। तो इनसे क्या काम कराया जा रहा था? कालीन बुनाई का काम इनसे कराया जा रहा था। आगरा में केमिकल के गोदाम में धमाका होने से हड़कंप मच गया। धमाके में गोदाम में काम कर रहे 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां गोदाम में एक ड्रम से दूसरे ड्रम में केमिकल मिलने की वजह से अचानक धमाका हो गया, जिसमें गोदाम में काम कर रहे 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसे हुए सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। सर
सर केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है क्या? आज दिनांक 27/11/2025 को पुलिस को एक सूचना मिली, केमिकल फैक्ट्री में एक धमाका हुआ था। इसमें हुआ ये था कि एक 20 लीटर का एक जो इनका कैन था, इसमें केमिकल रिएक्शन हुई थी। केमिकल रिएक्शन की वजह से धमाका हुआ था। इसमें 3 इनके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो इंजर हुए। जो जख्मी हुए थे उनको तत्काल पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और उनकी ऊपर अभी उपचार चालू है। बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के गांव खेड़ा में तेंदुआ दिखाई देने के दावे का पुलिस ने इनकार किया और तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम और पुलिस ने मौके का गहन जायजा लिया। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह का तेंदुआ या उसके पैर के निशान या उससे जुड़े सबूत नहीं मिले। फिर पुलिस ने वायरल वीडियो बिजनौर का होने का दावा किया। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार जंगलों और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते रोका जा सके, ग्रामीणों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ आए हैं, क्या आपने देखा है सर? क्या ऐसा लगा है कि यहाँ तेंदुआ है? नहीं, मौके पे हम पहुंचे हैं। कल रात को 7:30 बजे हमें एक वीडियो प्राप्त हुई थी। उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा गया, जाना गया और मौके पे हमने आके देखा तो यहाँ कोई पगमास आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई तेंदुआ यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये बॉर्डर गाँव है अलीगढ़ और बुलंदशहर का। और जिसने वीडियो बनाई है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वो कल कार्यालय में आएगा ताकि हम उसकी पुष्टि कर पाएं कि ये एआई वीडियो तो नहीं है, फेक वीडियो तो नहीं है। उत्तरकाशी में सड़कों पर लगातार गुलदार भालू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर बरहमखाल क्षेत्र से सामने आई, जहां एक गुलदार सड़क पर बेखौफ घूमता नजर आया और टैक्सी से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में आजकल पर्यटकों को हाथी सफारी करवाई जा रही है। हाथी सफारी के दौरान 2 मादा हाथी आजकल आकर्षण का केंद्र है। राधा और रंगीली नाम की पालतू मादा हाथी रोजाना सुबह और शाम पर्यटकों को सफारी करवाती है। राजाजी का चीला रेंज टाइगर और दूसरे जानवरों के दीदार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राधा और रंगीली सुबह शाम जब जानवरों को दिखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है तब पर्यटकों को जंगल में घुमाती हैं। इनका वीडियो सूचना और लोक जनसंपर्क विभाग ने जारी किया है। कॉर्बेट की जलवायु पक्षियों को खूब भा रही है। इन दिनों यहाँ प्रवासी पक्षियों का मेला लगा है। ऐसे में कॉमन वुड पिजन पक्षियों का झुंड भी पक्षी प्रेमियों को दिखाई दे रहा है, जिससे वो उत्साहित है। कॉमन वुड पिजन यूं तो प्रवास में 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर ही मिलता है, लेकिन इस बार सर्दी ज्यादा होने के चलते इसका एक झुंड गर्जिया के पास नजर आया। इससे पहले इसे 9 साल पहले यहाँ देखा गया था। एक चिड़िया है जिसका नाम है कॉमन वुड पिजन। वो 1000 मीटर और उससे ऊपर के एरियो में अमूमन मिलता है, बट इस बार अंदाज़ा ये लग रहा है कि सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं ऊपर पहाड़ों में। उस वजह से कल गर्जिया में 100 से ज़्यादा चिड़ियों का उसका झुंड भी देखा गया, कॉमन वुड पिजन का, जो अमूमन नहीं दिखता है हमारे इस एरिया में। करीब 8 से 9 साल पहले ये एक बार दिखा था, जब होटल एसोसिएशन ने एक बार फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराई थी। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में एक महिला की हत्या हुई। घर में घुसकर गोली मारकर महिला की हत्या की गई। हत्या का आरोप महिला के मौसेरे भाई पर है। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद हो चुका है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रियंका अपने घर आई थी और उसी दौरान उसकी हत्या हुई। लड़की की शादी 2022 में हुई थी और इसका दबाव बनाता था कि वो लड़की जो है इसके साथ रहे, अपने ससुराल ना जाए। एक तरफा कुल मिला के इसका संबंध था और आज जो है उसने तमंचे से उसको उसके घर में जाके गोली मार दी, जिससे उस लड़की की डेथ हो गई। और खुद स्वयं थाने पे आ गया। थाने पर आया, उससे तलाशी में जो है उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। फिर मौके पर पुलिस पहुंची, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने और गोली मारने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर मुकेश और काके के बीच विवाद है। काके पर मुकेश को गोली मारने का आरोप है। घायल मुकेश को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी है। कि मेरा जो मेहनती है मुकेश चंद, उस पर कल फायरिंग कर दी है कृष्णकांत शर्मा ने। उसके साथ विवाद हुआ था। विवाद ये है कि वो कृष्णकांत शर्मा और डॉक्टर शिवकांत शर्मा से हमारा आपसी विवाद चल रहा है कम से कम 5-6 साल से, जमीन को लेके।
तो रात को मेरा पानी लगा के खेत पे मजदूर जो था मेरा, वो ट्रैक्टर खड़ा करने जा रहा था रामदूत कोल्ड स्टोर पे। तो वहाँ का जो गेट कीपर था, वो गेट खोलता है, वो था काके की फैक्ट्री पे पंचक एग्रो फील्ड पर। तो वहाँ से चाबी लेने गया है, उसके बाद काके ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी है। हम लोग वहाँ थे और उसको लेके फिर सीधा थाने लेके आए मजदूर को, मुकेश चंद को। फिर थाने से हमको आगरा रेफर कर दिया गया।